10th चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां 9th चैप्टर खत्म हुआ था। काजुया को साकी की फोटो देखकर ये पता चल जाता है कि साकी तो मर चुकी है और आईसीयू में साकी नहीं बल्कि नाओको है। डिटेक्टिव काजुया को कहता है तुम्हारा मतलब है कि आईसीयू में सबको मारने के बाद उसने साकी के साथ जगह बदल ली थी। अगले पैनल में हमें देखने के लिए मिलता है कि काजुया नाओको के पास जाने के लिए भाग रहा होता है और डिटेक्टिव और ऑफिसर भी उसे देखकर भाग रहे होते हैं। डिटेक्टिव उसे पूछ रहा होता है कि आखिर वो भाग क्यों रहा है। पीछे आ रही ऑफिसर डिटेक्टिव को उसके लिए वेट करने के लिए बोल रही होती है। डिटेक्टिव काजुया से भागते हुए ये पूछ रहा होता है कि आखिर अब क्या होने वाला है। अगले पैनल में कहानी फिर से नाओको और साकी के पेरेंट्स की ओर आ जाती है। नाओको अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर बेड के ऊपर खड़ी होती है। साकी की मॉम वहाँ खड़ी दर्द से चिल्ला रही होती है। साकी के डैड ये सब देखकर शॉक्ड और कंफ्यूज्ड होते हैं और साकी की मॉम को उसकी फिक्र करते हुए शुगर प्लम कहकर बुला रहे होते हैं। वो इस बात से अनजान होते हैं कि वहाँ बेड पर जो खड़ी है वो साकी नहीं बल्कि नाओको है और उसे साकी समझकर कहते हैं साकी तुमने ऐसा क्यों। इतना कहने पर ही नाओको उसके फेस पर 5 इंजेक्शन मार देती है और एक इंजेक्शन उसकी आंख में लग जाता है। साकी के डैड जोर से चिल्ला रहे होते हैं। साकी ने अपने हाथों में और इंजेक्शन उठा लिए होते हैं और काफी सारे वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हुए कहती है तुम अपनी बेटी को ही पहचान नहीं सकते, तुम कितने बुरे पेरेंट्स हो, जैसी माँ वैसी बेटी। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि साकी एक बहुत ही बुरी इंसान बनी। ये एक जनरेशन का बेकार होना है। साकी की मॉम नाओको की बातों को सुनकर नाओको की ओर देखती है और कहती है तो ये तुम हो नाओको द मॉन्स्टर। साकी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसने मुझे अपनी क्लास में एक अजीब लड़की के बारे में बताया था। तुम्हारी जैसे क्रिएचर को सजा देना जरूरी था। साकी का डैड वहाँ खड़ा साकी की मॉम को बात करने से मना कर रहा होता है लेकिन साकी की मॉम नहीं सुनती और आगे कहती है ये जरूरी था, इसी कारण तुम्हारे इस फेस को जलाया गया था। तुम बस एक मॉन्स्टर कहलाना ही डिजर्व करती हो। मुझे पता है कि तुम रिवेंज लेने आई हो तो तुम पागल खाने से भागकर यहाँ आ गई। साकी के डैड कहते हैं बस करो, तुम बस उसे इनकरेज ही करोगी। पर साकी की मॉम अभी भी नहीं सुनती और कहती है तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर। जैसे ही साकी की मॉम नाओको को चौथी बार मॉन्स्टर कहने लगती है उसके मौन कहने पर ही नाओको उसकी आंखों में कई सारे इंजेक्शन मार देती है और लगातार उसके फेस पर हमला करने लगती है। अगले पैनल में कहानी फिर से डिटेक्टिव और काजुया की ओर चले जाती है जहाँ काजुया डिटेक्टिव को नाओको की ओर आते हुए नाओको के पास्ट के बारे में बता रहा होता है जिसे सुनकर डिटेक्टिव कहता है उसका फेस जल गया था। काजुया कहता है हाँ ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। जूनियर हाई में हम हर साल एक बहुत शानदार हैलोवीन पार्टी होस्ट करते थे। सब पूरा दिन अपनी कॉस्ट्यूम बनाने में लगे रहते थे। इवेंट की हाईलाइट ये होती थी कि हर क्लास से एक प्रीटी गर्ल हिस्सा लेगी और चुने जाने वाली लड़की पंपकिन क्वीन बनेगी। इसे सुनकर डिटेक्टिव कहता है पंपकिन क्वीन। ऑफिसर इन सब बातों को सुनते हुए हैलोवीन पंपकिन की ओर देख रही होती है। काजुया कहता है और बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर को एक गिफ्ट दिया जाता था। नाओको किरीनो को एज अ बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर चूज किया गया था पर ये सब एक ट्रैप था। पंपकिन हेड के अंदर फायर क्रैकर्स थे। डिटेक्टिव और ऑफिसर ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। डिटेक्टिव कहता है क्या कहा। काजुया कहता है नाओको बाकियों से काफी अलग थी और इस कारण बुली की जाती थी। उन्होंने ये जानबूझकर किया था ताकि वो उसका मजाक बना सके। उसे पूरे स्कूल के सामने ह्यूमिलिएट किया जाना था पर फायर क्रैकर से आग लग गई थी। नाओको के हेयर स्प्रे ने आग पकड़ ली थी और पंपकिन ही जलने लग गया था पर मास्क के बाहर आग दिख नहीं रही थी। ये सब बताते हुए काजुया रोने लगता है और कहता है सब लोग बस नाओको को स्टेज पर घूमते हुए देख रहे थे और हंस रहे थे। किसी ने भी नाओको की हेल्प करने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद कहानी फिर से नाओको की ओर आ जाती है। नाओको अभी भी साकी की मोम की आंखों में इंजेक्शंस मार रही होती है। अगले पैनल में हमें देखने के लिए मिलता है कि साकी की मोम मर चुकी है और उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलती। साकी के डैड वहाँ जमीन पर होते हैं और ये सब देखकर डरे हुए होते हैं और पीछे की ओर खिसक रहे होते हैं। पीछे की ओर खिसकते हुए वहाँ पड़ी एक चेयर उनकी पीठ से लग जाती है। चेयर को देखकर वो चेयर को उठा लेते हैं और नाओको को उससे जोर से मारने की कोशिश करते हैं। नाओको उसे डॉज कर लेती है और वो चेयर जाकर उसकी वाइफ के फेस पर लग जाती है जिसे देखकर वो कहता है
है स्वीट पी। वो वहाँ अपनी मरी हुई वाइफ को देख रहा होता है और तभी नाओको उसे बालों से पकड़कर पीछे की ओर खींच लेती है और कहती है प्ले टाइम इज ओवर, और उसके हाथ में जो टूटा हुआ इंजेक्शन होता है उससे उसका गला काट देती है। अगले पैनल में देखने के लिए मिलता है कि उसके गले से खून फवारे की तरह बाहर आ रहा होता है और वहाँ लिखा होता है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मौत की है। इसके बाद कहानी फिर से डिटेक्टिव और काजुया की ओर आ जाती है, जहाँ डिटेक्टिव काजुया से नाओको के पास्ट के बारे में सुनने के बाद कहता है आखिर मुझे एक बार के लिए भी कोई नॉर्मल केस क्यों नहीं मिलता। वेल, वो रिवेंज लेना चाहती है, चाहे कुछ भी हो हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। डिटेक्टिव के एक्सप्रेशन को देखकर ऑफिसर उसके लिए फिक्र करते हुए कहती है ओह मात्सुई। डिटेक्टिव कहता है फिर भी लॉ है, हम वायलेंस का इस्तेमाल सिर्फ तभी करेंगे अगर वो हमें इसके लिए रीजन देगी। काजुया ये सुनकर थोड़ा खुश होता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और डिटेक्टिव कहता है ऑलराइट, चौकन्ने रहना, जिसे सुनकर ऑफिसर भी बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने के लिए कहती है। लेकिन तीनों हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बाहर से एक बहुत बड़ी भीड़ चिल्लाते हुए लिफ्ट के अंदर आ रही है। देखते ही देखते कई लोग लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और कुछ लोग इन तीनों में से किसी को पकड़कर साइड में कर देते हैं और किसी को आगे की ओर धक्का मार देते हैं और ये तीनों लिफ्ट की दीवारों से टकरा जाते हैं। डिटेक्टिव इस सब के कारण काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है। ऑफिसर इन सबको बस करने के लिए कह रही होती है। इसके बाद डिटेक्टिव भीड़ के पीछे धुएं को नोटिस करता है और कहता है आग, फिर सब एलिवेटर में क्यों आ रहे हैं। काजुया डिटेक्टिव की बात को सुनकर और धुएं को देखकर कहता है ये नाओको थी, ये नाओको ने किया है। ये बोलते हुए काजुया वहाँ हुडी पहनकर और कैप लगाकर खड़े किसी को नोटिस करता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वो नाओको है और अपने मन में कहता है नाओको, और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। 11th चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ 10th चैप्टर खत्म हुआ था। नाओको ने भी काजुया को देख लिया होता है और कहती है काचुया, ये लगभग समय हो गया है कि तुम मुझे पहचान लो। जिसे सुनकर काजुया कहता है नाओको। एलिवेटर के अंदर सब लोग आग के कारण डरे हुए होते हैं। एलिवेटर उस फ्लोर पर पहुँच जाता है जहाँ साकी का रूम होता है। दरवाजा खुलते ही डिटेक्टिव कहता है कम ऑन, हम यहाँ से निकल रहे हैं। डिटेक्टिव ऑफिसर को उसकी शर्ट से पकड़ लेता है और खींचकर एलिवेटर से बाहर लाने लगता है और कहता है जल्दी करो, पेशेंट्स की इवैक्यूएशन टॉप प्रायोरिटी है। डिटेक्टिव एलिवेटर से बाहर आ चुका होता है और ऑफिसर को भी अपने साथ ले आया होता है, पर वो नोटिस करता है कि काजुया तो उसके साथ आया ही नहीं और अभी भी एलिवेटर में ही है। डिटेक्टिव काजुया को किसी से बात करता हुआ देखकर कहता है कि ये किससे बात कर रहा है। उधर से नाओको डिटेक्टिव की ओर देखती है और डिटेक्टिव उसे देखकर कहता है हे वेट, वो नाओको किरीनो है। नाओको डिटेक्टिव की ओर एक स्माइल के साथ देख रही होती है और एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है। नाओको डिटेक्टिव की आंखों के सामने से बचकर निकल जाती है, जिसके कारण डिटेक्टिव फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उधर से एक नर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। डिटेक्टिव उसे सुनकर जल्दी से वहाँ चले जाता है और कहता है क्या हुआ। नर्स रूम की ओर इशारा करते हुए कहती है हमने पेशेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए दरवाजा खोला था, और नर्स बस इतना बोलकर चुप हो जाती है। डिटेक्टिव और ऑफिसर दरवाजे पर आकर रूम के अंदर देखने लगते हैं और कहानी यहाँ से नाओको और काजुया की ओर चले जाती है। नाओको काजुया को कहती है मुझे पता था कि तुम यहाँ होगे, इसी कारण मैंने साकी के साथ जगह बदल ली थी ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर के लिए रह सकूं, पर ये बस थोड़ा सा ही समय होगा। इसके बाद कहानी फिर से डिटेक्टिव और ऑफिसर की ओर आ जाती है। रूम के अंदर जो भी होता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। डिटेक्टिव उनके नाम लेता है स्वीट मैरी, जोसेफ। नाओको ने उन्हें मारने के बाद उनके सर काट दिए होते हैं और साकी के डैड का सर काट कर तो वहाँ फूल लगा दिए होते हैं और उसका पेट काट कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी होती हैं और वहाँ रस्सी की तरह बांध दी होती हैं। नाओको ने दोनों से किस कराते हुए उन्हें साकी के डैड के पेट में फिट कर दिया होता है। ये सब देखकर ऑफिसर का मन खराब हो जाता है और उसे उल्टी आ रही होती है। इसके बाद कहानी फिर से नाओको और काजुया की ओर आ जाती है। नाओको कह रही होती है मैंने तुम्हें बस अभी डरा ही दिया था, है ना। काजुया नाओको को देखकर काफी टेंस होता है और सोच रहा होता है कि नाओको उसे मार क्यों नहीं रही है। एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है और दरवाजा खुल जाता है। सब लोग दरवाजा खुलते ही बाहर की ओर भागने लगते हैं। नाओको और काजुया भी बाहर आ चुके होते हैं। नाओको जाने से पहले काजुया से कहती है फिर मिलेंगे काजुया, ऐसा मत सोचना कि मैं भूल गई हूँ, मैं तुम्हें लास्ट के लिए बचा के रखूंगी। ये बोलकर नाओको वहाँ से जाने लगती है। काजुया ये सुनकर कहता है नाओको तुम ऐसा क्यों करते जा रही हो, प्लीज
अब ये सब बंद करो, वो सब एक एक्सीडेंट था ब्रो, ये बस एक प्रैंक था, प्लीज हमें माफ कर दो। ये सुनकर नाव को रुक जाती है और कहती है तो तुम्हें लगता है कि वो फायर क्रैकर्स और मेरा हेयर स्प्रे थे जिनके कारण मेरा फेस जला था? जिसका दिमाग सही होगा वो कभी इस पर विश्वास नहीं करेगा, इसका कोई चांस ही नहीं है। काजुया ये सब सुनकर हैरान होता है। नाव को आगे कहती है वो फायर क्रैकर्स नहीं थे जिनके कारण मेरा फेस जला था, वो पंपकिन मास्क स्पेशली मेरे लिए बनाया गया था। काजुया ये सब सुनकर शॉक्ड होता है। इसके बाद कहानी फिर से डिटेक्टिव और ऑफिसर की ओर आ जाती है। डिटेक्टिव और ऑफिसर सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं। डिटेक्टिव कह रहा होता है क्यों, आखिर वो इतना आगे क्यों जा रही है? मेरा मतलब है कि उसका फेस तो थोड़ा सा ही जला था ना, वो लड़की अभी भी माइनर है, उसके ये सब करने की कोई और वजह भी है और मैं इस बात पर श्योर हूँ। डिटेक्टिव ये कहते हुए थोड़ा आगे चला गया होता है और पीछे आ रही ऑफिसर डिटेक्टिव को उसके लिए वेट करने के लिए कह रही होती है। इसके बाद कहानी फिर से नाव को और काजुया की ओर आ जाती है। काजुया कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सारा ऑर्डियल मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? ये उस कहानी से बिल्कुल अलग है जो मैंने सुनी थी। तुमने इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? तुम्हें इसे बस अपने तक नहीं रखना चाहिए था। नाओको काजुया की बातें सुनकर कहती है मैंने उन्हें बताया था, मैंने एडल्ट्स को इस बारे में बताने की कोशिश की थी पर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसलिए मैंने इस सब से अपने आप लड़ने का डिसीजन लिया। ये बोलकर नाओको वहाँ से जाने लगती है और काजुया ये सब सुनकर हैरान होता है। काजुया नाओको को जाते हुए देख रहा होता है। नाओको रास्ते में रुक जाती है और पीछे मुड़कर काजुया को फ्लाइंग किस देती है। फ्लाइंग किस देते वक्त नाओको का दिल जोर से धड़क रहा होता है। ये करने के बाद नाओको वहाँ से चले जाती है। काजुया इसे देखने के बाद बोल रहा होता है ओह नाओको, मैं भी। और इतने में ही वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है और कहता है वो कहाँ है? अगले पैनल में हमें देखने के लिए मिलता है कि डिटेक्टिव और ऑफिसर इतनी सीढ़ियाँ उतरने के बाद पूरी तरह से थक चुके होते हैं। डिटेक्टिव कहता है नाओको किरीनो वो कहाँ गई, मुझे बताओ अब वो कहाँ चले गई? काजुया कहता है अब वो यहाँ नहीं है, वो लड़की कब की जा चुकी है, अब उसे रोका नहीं जा सकता। काजुया के ये बोलने पर काजुया के चेहरे पर हल्का सा सुकून नजर आता है और नथिंग गोइंग टू स्टॉप अस नाउ म्यूजिक प्ले होने लगता है। अगले पैनल में हमें देखने के लिए मिलता है कि नाव को बुलेट के ऊपर जा रही होती है और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस आज का चैप्टर बस यहीं तक था। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भाई दिल से थैंक यू। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और कमेंट में बताना क्या नाओको सच में काजुया को मार पाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।